हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ऐसे ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज जो है हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पूरे वन शॉट में आप लोगों का आज मैं सेल खत्म कर दूंगा। जिस तरह आप लोगों को कल बताए थे कि सेल जो होगा कल लाइव होगा, इसलिए आज मैं बिल्कुल सेल चैप्टर को खत्म कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे जुड़कर पूरे सेल चैप्टर को पढ़ पाए। ठीक है, इसका नाम है बाबू सेल। इसका नाम क्या है? सेल। इसे कहते हैं कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका को ही जीवों की आधारभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए, दोनों शब्द का अर्थ समझिएगा। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है या रचनात्मक का मतलब क्या होता है? वैसी चीजें जो किसी चीज को बनाने में या रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हो, उसे रचनात्मक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इस पेन को बनाने में या इस मार्कर को बनाने में कौन है जी सबसे अच्छी चीज, यानी कि इसका सबसे छोटा पार्ट। वो छोटा पार्ट ही इसको क्या किया है जी? बनाया है। जैसे ये ढक्कन, ढक्कन एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर भी ये काला काला जो है ना जी, जो कलर है, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी यूनिट है। उसी तरह कोशिका के कई सारे ऐसे भाग होते हैं जो यानी कि निर्माण करने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यानी कि किसी भी जीवों का हमको बनाने में सबसे छोटी छोटी चीज है जो लगी है, वो चीजें हैं क्या चीज? सेल। जिस तरह एक घर को बनाने में सबसे छोटी चीज लगती है वो है ईंट, यानी कि दीवार का ईंट है जो, उसी तरह हमारे सेल को, हमारे अंग को या हमारे बॉडी को बनाने में सबसे छोटी चीज अगर कोई है वो है कोशिका। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इसे कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, साथ ही साथ क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक किसे कहते हैं? जो जो सेल हम लोग काम करता है ना जी, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, हमारे शरीर में जो जो क्रियाएं हो रही है, सब का सब क्रिया सेल करता है भाई। कोशिका भी सब क्रिया करती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। जिस तरह हम श्वसन करते हैं वो भी करता है। हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण हम लोग खाते हैं ना जी, उसी तरह कोशिका भी प्रोटीन वगैरह का काम करता है। तो बिल्कुल हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग होता है, क्या होता है। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए, सेल का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं बबुओ साइटो, एंड इसे कहते हैं, इसकी पढ़ाई को साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सब चीज पढ़ ले हम लोग। ठीक है, तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है जी? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में होता है। किसमें होता है जी? अंडाणु जो होता है, अंडाणु, ये अंडाणु स्त्रियों में होता है, और यह स्त्रियों में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह है अपनी बड़ी कोशिका, यह है अपनी बड़ी कोशिका। कोई दिक्कत? फिर देखिए, सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर में कौन होती है? वो होती है शुक्राणु, उसे स्पर्म सेल कहते हैं। यह है ओवा सेल, यह होती है पुरुष में, यानी कि मेल के अंदर। ये सबसे छोटी कोशिका है। ये सबसे क्या है? शरीर की छोटी कोशिका है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है जी? इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए। अब देखिए, पूरे पृथ्वी में ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है जी, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ओवरऑल पूरी बड़ी कोशिका में अगर गिनती गिने तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसी को कोई दिक्कत? फिर आता है कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल, तो वो होता है अपना पीपीएलओ, या इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, एक चीज याद रखिएगा, ये पीपीएलओ जो है ना, ये आप लोग को हायर स्टडी क्लास में मिलेगा, यानी ऊपर क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, कुछ कोशिकाएं होती है जो बहुत तेज विभाजित करती है। तेज विभाजन समझते हैं जी? मतलब तुरंत टूटा और जल्दी बन सकता है। तेज विभाजन कौन करता है? तो तेज विभाजन करता है अपना, वो है यकृत, यानी कि लीवर। यकृत यानी कि लीवर। सबसे तेज विभाजन लीवर में। अगर लीवर में सूजन हो जाए, ठीक हो सकता है बहुत जल्दी, लेकिन सबसे कम विभाजन या सबसे धीमी विभाजन, कम विभाजन अगर कोई करता है तो वो विभाजन करता है न्यूरॉन, या हम इसी को कहते हैं कौन सी? तंत्रिका। क्या कहते हैं बाबू?
तंत्रिका। और ये सबसे लंबी भी कोशिका होती है। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका, और सबसे कम विभाजन यही न्यूरॉन या तंत्रिका करती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग में। अगर ब्रेन में चोट लग जाए ना जी तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए आप लोग जब भी सेवन करें गाड़ी चलाने का, यानी कि बाइक जब भी चलाते हैं, तो परिवहन विभाग वाले कहते हैं बाबू हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? अगर ये टूटा ठीक हो जाएगा, लीवर में चोट लगा ठीक हो जाएगा, यानी कहीं भी चोट लगा, हड्डी टूटी जुड़ सकती है, बट दिमाग पर चोट लगा तो सबसे कम तेज विभाजन होता है, यानी सबसे कम विभाजन होता है, अर्थात ये जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए आप, ठीक है। अच्छा, हालांकि हम इसमें एक विचित्र बातें आपको बता दें, याद रखिएगा। न्यूरॉन जो होता है विभाजन करता है लेकिन बहुत कम, लेकिन विभाजन करने के लिए इसके पास क्या होता है जी? तो इसके पास विभाजन करने के लिए तारक काय नहीं होता। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे तारक काय, सेंट्रोजोम, ठीक है। तो चलिए उसमें हम आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे। विचित्र बात है, ये बातें सबको समझ में आ गया। फिर चलिए, कोशिका की संख्या कितने शरीर में? तो शरीर में कोशिका की संख्या 60 गुना 10 के पावर 15 होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है लंबाई पर। अगर कोई सजीव लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, हट्टा खट्टा है, बाबू कोई मोटा होगा तो मत गुस्सा होना जी, तो जो भी हट्टा खट्टा होगा ना जी, उसके शरीर में ये लंबी कोशिका होगी। शरीर की सबसे, यानी कि लंबी कह रहे हैं, सॉरी, शरीर की अगर लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, यानी मोटाई, तो आपके शरीर के अंदर कोशिका की संख्या भी ज्यादा होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद कोशिका के आधार पर जीव दो तरह के, एक होता है जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोशिकीय। इसमें आपका आएगा अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं। ये कैसे होते हैं जी? सूक्ष्म होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बहुकोशिकीय में क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो गया जो जीव को आप देख सकते हो खुली आंखों से, जैसे हम है, आप है, अगल बगल की कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहा है आपको जी, पेड़ पौधे, ये सब है मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। किसी को किसी तरह का कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए आगे की चीजें, बिल्कुल आज क्लियर दिखेगा, ये मेरा वादा है। कल ही आपको बोले थे हम कि आप लोगों की जो क्लास होगी कल की, यानी कि आज की जो लाइव क्लास आपकी हो रही है, इसमें एक जरा सा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल साफ दिखेगा, क्लियर ऑडियो भी होगा, बिल्कुल सब चीज आप गौर से समझिए। अब आता है कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। आप लोग राइटिंग मत देखिए जी, और प्लस में आप लोग ये लैंग्वेज नहीं, ये आप लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? आप लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में मात्रा नहीं देखी जाती। अब चलिए कोशिका की खोज की विचित्र कहानियां समझते हैं। आखिर कोशिका है रचनात्मक, क्रियात्मक इकाई, इसको खोजा कैसे गया जी? खोजने के पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है 1665 ईस्वी के वैज्ञानिक को, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन थे जी? रॉबर्ट हुक। ये खोजे थे, क्या खोजे थे? डिस्कवरी किए थे सबसे पहले सेल को। वो किस प्रकार का सेल था जी? तो डेड सेल था। किस प्रकार का सेल था? डेड सेल था। खोजे थे, किसमें खोजे थे? क्वार्क में। किसमें खोजे थे? क्वार्क में। क्वार्क कैसी होती है जी? तो प्याज के छिलके की तरह होती है। कैसी होती है जी? प्याज की छिलके की तरह। आप समझिए कैसा, यहां से ये जो आया, मानिए ये सेल है, ये सेल बना रहे हैं जी, ये है प्याज का छिलके की तरह। देखिए ऐसे ही होता है जी, इस तरह का है। देखिए ये प्याज के छिलके की तरह थी। देखिए कि भाई इसमें जो ये धागेनुमा संरचना है, ये क्या है? और प्रत्येक धागेनुमा संरचना के अंदर एक एक बिंदु है, और इस बिंदु का इन्होंने नाम दिया चेम्बर, यानी कि इस पूरे एक गोले का भाग का नाम दिया क्या चीज? चेम्बर। इसको इन्होंने इसका चेम्बर कहा। क्या कहा जी? चेम्बर कहा। और कहा यही चेम्बर तो है अपना, क्या है? साइटो। उन्होंने इसका नाम दिया साइटो, अर्थात साइटो का अध्ययन करना, साइटोलॉजी। चलिए कितने बच्चे को ये समझ में आ गया जी? जल्दी से कमेंट कीजिए, ये समझ में आ गया सबको? चलिए सबको समझ में आ गया?
बहुत अच्छा। देखिए ये डेड सेल था। फिर सवाल आता है कि सर जब ये डेड सेल था तो इसको खोजा किसने, यानी जिंदा किसने खोजा? तो सवाल आता है 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था क्या चीज? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। देखिए एक यू है और दूसरा डब्ल्यू है जी, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी किताबों में अलग अलग स्पेलिंग होता है। तो लिवेनहॉक जो थे ये खोजे थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने। किसको? लिविंग सेल को। किसको जी? लिविंग सेल, जिंदा सेल को किसने खोजा? जल्दी से कमेंट कीजिए। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक कब खोजे? तो 1674 ईस्वी में, यानी कि रॉबर्ट हुक के खोज के 9 साल बाद ये आकर खोजे कि भाई जीवित कोशिका है। और खोजे कैसे? चलिए कहानी बताते हैं, बिल्कुल गौर से समझिएगा। ये स्टडी कर रहे थे किसके बारे में? बैक्टीरिया। ये पढ़ रहे थे बैक्टीरिया को, फिर पढ़ रहे थे आरबीसी को, देख रहे थे आरबीसी, ये सभी चीजों को देख रहे थे। इनमें अचानक से क्या दिखा? आरबीसी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हलचल। कैसा दिखा इनको जी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हलचल दिखा। और बोले कि भाई ये जो अपना बैक्टीरिया है ना जी, ये बैक्टीरिया जो हलचल कर रही है ये बिल्कुल रॉबर्ट हुक के साइटो यानी कि चेंबर की तरह दिख रही है। देखिए बीच में केंद्रक की तरह गोला है, अर्थात इन्होंने नाम दे दिया कि यही है सेल। और ये सेल है तो कैसा सेल है? तो लिविंग सेल है। कैसा सेल है जी? लिविंग सेल। अर्थात इनका भी इतिहास में नाम लिखा गया। क्या लिखाया? कि जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने खोजा था 1674 ईस्वी में। फिर आता है, पूछ देता है, देखिए कभी कभी ये कंपटीशन लेवल का सवाल है, पूछ देता है हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी किन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो कहिएगा रॉबर्ट हुक। किसको कहा जाएगा जी? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जिंदा खोजे या मरे हुए खोजे? खोजे तो थे। क्या लल्ला सही बात है कि गलत? ये सही है ना जी। रॉबर्ट हुक खोजे, जिंदा या मरा हुआ खोजे तो थे। अर्थात रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अर्थात उसी तरह हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के ऊपर खोजे थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक जो थे इनको हम कहते हैं कौन सा विज्ञान का जनक जी? तो इन्हें हम कहेंगे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या है जी? बैक्टीरियोलॉजी। कि सबको समझ में आ रही है? बताइए आप जल्दी से। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है जी लल्ला? रॉबर्ट हुक। कब खोजे थे? 1665 में। जल्दी जल्दी आप लोग बोलते चलिएगा, याद करते चलिए साथ ही साथ। इसके बाद लोगों ने इन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग बताइए, आप लोग सेल के बारे में बहुत चीजें खोज दी है, ये सेल है तो बताइए ये क्या है, कैसी है, इसके बारे में। तो ये लोग बताने में सक्षम नहीं हुए कुछ कुछ बातों को, इसीलिए इनका नाम, इसको सुधार किए लोग, मतलब कि आकर कोई और बता दिया, जिसका नाम था स्लाइडेन। नाम आप लोग सुने होंगे आई थिंक, स्लाइडेन। ये स्लाइडेन एक वैज्ञानिक है और इसके एक साथी था जिसका नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये दो वैज्ञानिक है। इन्होंने आकर दिया, क्या दिया जी? तो थ्योरी ऑफ सेल, यानी कि सेल थ्योरी। क्या दिया जी? थ्योरी ऑफ सेल, यानी कि सेल थ्योरी को दिया। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। ये कंपटीशन लेवल की क्वेश्चन है, पूछ देता है घुमा फिरा कर सवाल। स्लाइडेन और स्वान को क्या कहते हैं जी? कोशिका सिद्धांत के जनक कहते हैं। इन्होंने बताया, क्या बताया? कि कोई भी जीव हो, जैसे हम है, आप है, सब बना है किससे? बना है एक सेल से। हम भी एक सेल से, आप भी एक सेल से। हमारे अंदर जो हमारा सेल जो क्रिया कर रहा है, आपका सेल भी कर रहा है। सेल हर वह उपपचय क्रिया करता है जो हम कर रहे हैं। हम श्वसन कर रहे हैं, सेल भी कर रहा है। हम परिवहन की क्रिया हमारे शरीर में रक्त कर रहा है, उसके अंदर भी होता है। पदार्थों का परिवहन हमारे अंदर हो रहा है, कोशिका के अंदर भी होता है। ये लोग बात बोले, ठीक है। लेकिन इनसे पूछ दिया गया, इन दोनों से, कि आप बताइए कि जो ये आप कह रहे हैं तो फिर ये सेल आया कहां से? ये सेल आया कहां से? इस समय जो सेल है वो आया कहां से? ये कहानी हो गई किसकी तरह? मुर्गी आई कि अंडा? अंडा कहिएगा तो अंडा कहां से आया जी? मुर्गी नहीं था तो। मुर्गी आया तो मुर्गी कहां से आया? अंडा नहीं था तो। उसी तरह की ये बातें हो गई, ये बताने में सक्षम नहीं हुए। बोले किया है ये कैसे सवाल है, सेल कहां से आया? तो सेल कैसे आया इसको बताए एक वैज्ञानिक आकर, जिनका नाम था आर विर्चो। याद रखिएगा, आर विर्चो। ये आर विर्चो आकर मॉडिफाइड किए, यानी कि संशोधन। क्या किए जी? संशोधन। तो पूछ देता है सवाल,
कोशिका सिद्धांत का संशोधन किसने किया था? तो आर विर्चो ने किया था। क्या किया था जी? इन्होंने बताया था कि इस समय जो कोशिकाएं मौजूद है वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से आई होगी। इस समय जो कोशिका मौजूद है वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से आई होगी। इसका मतलब एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस समय जो कोशिका मौजूद है, यानी हम इस समय मौजूद है, हम कहां से आए जी? अपने माँ पापा से। वो लोग कहां से आए? अपने मम्मा पापा से। उसी तरह यहां पर है कि इस समय जो कोशिका मौजूद है पहले से कोई कोशिका होगा, उसी के विभाजन से ये बना है, इसके विभाजन से कोई और बनेगा, उसके विभाजन से कोई और बनेगा। अर्थात इन्होंने ये बात बताया, इसीलिए हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत का संशोधन आर विर्चो ने आकर कर दिया जी, और ये अपना इतिहास में नाम लिखवा दिया। कोई दिक्कत? सबको ये बात, सब बच्चे को ये समझ में आ गया जी? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कीजिए थम्स अप का जल्दी से, यानी कि आप लोग यस कमेंट कीजिए अगर समझ में आ गया है तो, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए जी, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि दोस्त आप लोगों का ये वीडियो बिल्कुल देख पाए बढ़िया से। आप लोग शेयर कीजिए। आज पूरी जोश से आए हैं कि आप लोगों का सेल जो है बिल्कुल खत्म कर देना है, और पूरा खत्म करेंगे, बिल्कुल ये वादा है मेरा। आप टेंशन ना लीजिए, वन शॉट पूरा सेल खत्म, और आप हर एक सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू होता है कोशिकांग। क्या चीज बाबू? कोशिकांग। कोशिकांग, सॉरी यहां पे बिंदु नहीं होगा, यहां पे होगा। सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं इसको। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? देखिए, कोशिका का निर्माण जिन जिन घटकों से मिलकर हुआ है, कहिएगा सॉरी का कह दिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, नेटवर्क का इश्यू था, उसको सही करने लगे हम। कोशिका के बारे में बता रहे थे। कोशिकांग का क्या था जी? कोशिका का निर्माण जिन जिन घटकों से मिलकर हुआ है उसे कोशिकांग कहता है। इसको अगर हम तोड़कर पढ़े तो वो भी हो जाएगा क्या चीज? आप लोग तोड़िए जल्दी से। एक हो जाएगा कोशिका और दूसरा हो जाएगा अंग। तो कोशिका प्लस अंग मिलकर क्या होगा? कोशिकांग। सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। इस कोशिकांग के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं यूकैरियोटिक, एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से कमेंट करो। दूसरा क्या होगा जी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सबको समझ में आ रही है? यूकैरियोटिक क्या है? वैसे जीव, या सॉरी वैसे जीव, वैसा सेल जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग उपस्थित हो, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? यूकैरियोटिक। जैसे मानिए अगर हमारे अंदर सभी चीज उपस्थित हो, जैसे हाथ पैर, जो जो चीज एक चाहिए व्यक्ति को वैसा सब चीज है, इसका मतलब हम बिल्कुल स्वस्थ है। उसी तरह जिस कोशिका के अंदर कोशिका के सभी अंग उपस्थित हो, यानी कि ये कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो, ये पूर्ण रूप से क्या हो? पूर्ण रूप से विकसित हो, अर्थात वैसी कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक इसका उल्टा, जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित ना हो। मान लो मेरे पास एक हाथ नहीं होता तो हम पूर्ण रूप से व्यक्ति थोड़ी है, पूर्ण रूप से विकसित थोड़ी है, अर्थात तो हम क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित है। ठीक है, ये अपूर्ण विकसित होता है। ये क्या होता है जी? अपूर्ण विकसित होता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रही है बातें? सभी को समझ में आ रहा है जी? चलिए, एक इसमें बात याद रखिएगा, थोड़ा सा हाई लेवल की है लेकिन कंफर्म है कि याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए याद कीजिएगा। वैसे जीव जो यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित हो उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। अच्छा, उसी तरह आप कमेंट कीजिए, जो प्रोकैरियोटिक से निर्मित होगा उसको क्या कहेंगे लल्ला? अरे क्या कहिएगा जी? उसको कहिएगा प्रोकैरियोट्स। एम आई राइट? आपको सबको समझ में आ रही है ये बातें? यस और नो? जल्दी से कमेंट करो। सभी को समझ में आ रहा है बाबू? सबको समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए जी, आगे चला जाए। चलिए अब आप लोग समझिएगा, कोशिकांग कितने होते हैं जी? कोशिकांग कितने होते हैं? तो कोशिकांग के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ये कितने होते हैं। चलिए इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर हम आपको पढ़ा दे कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आपको?
कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, किसके किसके बारे में? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, इसके बारे में बिल्कुल आप लोग गौर से समझिए। रुक जाइए, मार्कर ले ले, चलिए गौर से समझिए। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, इसके बारे में गौर से समझिएगा। एक है अपना कोशिका झिल्ली और एक है अपना कोशिका भित्ति, इन दोनों के बारे में। कोशिका झिल्ली जो होती है ये पतली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है अल्लाह? पतली होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है जी? मोटी होती है। इसके ऊपर दो झिल्ली होती है, यानी दो परत होता है। कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब मोट, और कोशिका झिल्ली मतलब पतला। हमारे ऊपर कौन सा झिल्ली? पतला है कि मोटा है जी? पतला है, अर्थात कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। अच्छा, पेड़ पौधा पर दूगो झिल्ली होता है, ऊपर का एगो लेयर। एक चट्टी पीटियो दीजिएगा, ओकरा कोनो दिक्कत होगा जी? रोएगा बैठ के? नहीं, आपको पीट दे रोने लगिएगा अभी ये। इसका मतलब क्या हुआ जी? हमारे ऊपर एक झिल्ली है, इसीलिए कोशिका झिल्ली एक हुई। अर्थात अगर दूगो होता तो हम लोग भी मोटे होते, हमारे ऊपर भी कोई भी चीज का असर नहीं होता। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए समझिए। कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? प्रोटीन और लिपिड की। कहिएगा सर ये प्रोटीन और लिपिड का है जी? प्रोटीन मतलब हम आपको पता है, लिपिड मतलब वसा, चर्बी, इसकी बनी होती है। कहिएगा सर ये कैसे आप कह दिए? हाँ, इसको आप लोग आईएससी में पढ़िएगा 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोगों को मिलेगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसका प्रमाण दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा, सैंडविच मॉडल द्वारा। इन सभी मॉडल को आप 11th क्लास में पढ़िएगा, ठीक है? तो ये हायर स्टडी की है, आप लोग उसको ध्यान मत दीजिए। आप लोग ये समझिए कि कोशिका झिल्ली पतली होती है और कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका झिल्ली जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। क्या सभी को समझ में आ रही है ये बातें? समझ में आ रहा है जी? आगे चले, हम आगे चले, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कोशिका झिल्ली आकार प्रदान करता है, कोशिका भित्ति भी आकार प्रदान करता है। क्या सभी को ये समझ में आ रहा है? चलिए बोलिए जल्दी से। देखिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ देता हूं, ये हायर लेवल का है, पूछ देता है एग्जाम वगैरह में, कभी कभी कंपटीशन में। जीवाणु की कोशिका किसकी बनी है? जीवाणु की कोशिका, तो कह दीजिएगा जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है जी? तो वो उसके ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति, अर्थात वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखिएगा, जब वायरस की जो कोशिका भित्ति है, यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है जी? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई सबको? जल्दी से कमेंट करो, देख लूं मैं कमेंट आप लोगों का। कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर आता है सवाल, सर आप तो बता दिए कि कोशिका झिल्ली जो है ये बना है लिपिड से, ये बना है लिपिड से, प्रोटीन से, इससे बना है, तो फिर कोशिका भित्ति किसके बना है जी? ये बना है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है जी? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अर्थात देखिएगा खोसी बकरी के कबो कबो आपका कपड़वा खाने लगता है, इसका मतलब वो किसको पहचान लेता है जी? तो वो पहचान लेता है सेलुलोज को। इसको पहचान लेता है सेलुलोज को, और वो खाते हैं पेड़ पौधे। इसीलिए देखिएगा तना वगैरह, पेड़ पौधे, पत्तियां, तना वगैरह जो होता है ये सब पेड़ पौधे खाने लगते हैं, और वो जो तना होती है वही तना आपका क्या है जी? सेलुलोज की बनी है। सबको ये समझ में आ गया? देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है या कोशिका भित्ति होती है, अर्धपरागमीय झिल्ली होती है। अर्धपरागमीय झिल्ली होती है, इसको समझ लीजिए आप लोग। अर्धपरागमीय झिल्ली क्या है जी? ये समझ लीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है? समझिए, जब कोई एक कोशिका के अंदर निर्मित पदार्थ दूसरी कोशिका में जाए तो ऐसे ही चल जाएगा जी? ना, परमिशन लेना पड़ेगा ला। इसके बीच में बहुत छोटी छोटी छिद्र होता है, इस छिद्र की मदद से ये पदार्थ इस छिद्र की मदद से होता हुआ इस सेल में आएगा, इस सेल से फिर अगले सेल में कैसे जाएगा जी? फिर छोटी छिद्र होगी और यहां से ऐसे जाएगा। यही देखिए परासरण इसी को कहते हैं जी। परासरण आप लोग पढ़े होंगे कि परासरण या विसरण, गैसों का आपस में मिल जाना, विसरण या परासरण। परासरण
विसरण का है जी, विसरण है जब गैस, द्रव और चाहे विलयन या अणु कोई भी एक साथ मिल जाए और एक से दूसरा में जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, तो ये क्रिया क्या है? विसरण है। क्या है जी? विसरण। इसमें परासरण और विसरण की क्रिया हुई। यस और नो, जल्दी बोलिए। एक पदार्थ दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में जा रहा है ना जी, जा रहा है तो किसकी मदद से? अर्धपरागम्य झिल्ली की मदद से, अर्थात कोशिका झिल्ली के बीच में छोटी छोटी छिद्र है, यानी कि स्पोर पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करो। हाँ हाँ, जल्दी से करो जी। सबको समझ में आ रहा है ये बातें? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अंगूर का फूलना, जल्दी बोलिए, उसमें परासरण हुआ। अरे पानी का पदार्थ, किस अंगूर का फूलना बोल रहे हैं, सॉरी, किसमिस का, किसमिस में चला गया। और अगर अंगूर का बात करें, अंगूर का पानी बाहर निकल जाता है तो ना किसमिस का रूप धारण कर लेता है। चना को पानी में रख दीजिएगा, फूल गया, इसका मतलब पानी के कण को चना ले लिया। समझ में आ रहा है जी? इसलिए हम कहते हैं कि वो भी क्या कर रहा है जी, अपना बिल्कुल बढ़िया से अर्धपरागम यानी परासरण की क्रिया कर रहा है। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर आप लोग नहीं करते हैं जी। अरे दोस्त के पास शेयर वगैरह कर लिया करो यार। ये समझ में आ गया? अब आगे की लेक्चर सुनिए। ये तो हो गया अपना 1 नंबर पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, इसके कई सारे पार्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट है जिसका नाम है, बहुत अच्छी चीज है, जिसका नाम है जीव द्रव, या हम कहते हैं उसको कोशिका द्रव। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव। हम आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को याद करवा देंगे कि ये कोशिका द्रव, देखिए द्रव्य लिख दिया है जी, द्रव होगा। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड। देखिए कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बाबू? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब द्रव होता है। देखिए इसके बारे में गौर से समझिएगा कि ये क्या है जी, क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग समझिए। हम कह रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं जी? कुछ नहीं कह रहे हैं, अरे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए ये है अपना एक सेल, ये है अपना एक सेल। इस सेल के अंदर होता है अपने कई सारे अंग, ठीक है? ये जो बीच का जो गोला है ना, इस गोला को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? केंद्रक। इसे हम कहते हैं केंद्रक। ये अपनी बाहरी जो झिल्ली है ना, इस झिल्ली का ही नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है बाबू? कोशिका झिल्ली। यह है अपना कोशिका झिल्ली, वो है अपना केंद्रक। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड का नाम होता है कोशिका द्रव। क्या नाम है बाबू? कोशिका द्रव। कोई दिक्कत? कोशिका द्रव क्या है तो कहिएगा कोशिका झिल्ली के अंदर, और ये है अपना केंद्रक। तो जिस तरह कोशिका के बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली, उसी तरह केंद्रक के बाहरी झिल्ली को क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करो लल्ला। तो इसका नाम होगा केंद्रक झिल्ली। क्या नाम होगा बाबू इसका? केंद्रक झिल्ली। तो अब सवाल अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो कहिएगा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर तक जो भी द्रव होता है उस द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, कोशिका द्रव समझ में आया? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर द्रव होता है, उस द्रव का नाम, जिस तरह ये कोशिका के अंदर था तो कोशिका द्रव, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? केंद्रक द्रव हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत है जी? अब देखिए इस कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाएंगे तो बनेगा अपना जीव द्रव। कौन सा द्रव? जीव द्रव। देखिए जीव द्रव अलग हो गया, कोशिका द्रव अलग हो गया, केंद्रक द्रव अलग हो गया। कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर तक की जो द्रव होती है कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव, और दोनों को मिला देंगे तो बनेगा जीव द्रव। इसकी खोज किए थे एक वैज्ञानिक, जिसका नाम आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन किए थे? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। आप लोग को याद है जी? जल्दी से कमेंट करो अगर याद है तो। कहीं नहीं कमेंट कर रहा है जी कोई? हाँ चलिए, इसकी खोज कौन किए थे जी? तो इसकी खोज करता है पुरकिंजे। कौन किए जी? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक किए हैं इसकी खोज। सबको समझ में आ गया? थम्स अप करो जल्दी से, आगे चला जाए जी। ये बातें समझ में आ गई? यस और नो कि ये क्या है? समझ में आ गया? चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप लोग अगर चाहें इसको लिखते रहिएगा नोट्स को। अब देखिए इसके बाद आप लोग एक चीज समझिए, ये तो हो गया कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ये सब चीज हो गया। इसी के अंदर यानी कि इस कोशिका द्रव के अंदर जाल की तरह एक संरचना होती है। किसकी तरह जी?
जाल की तरह एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। क्या नाम है जी? अंतः प्रदव्य जालिका। यह है अपना अंतः प्रदव्य जालिका। ये होते हैं दो तरह के, एक होता है जिसे कहते हैं स्मूथ, क्या कहते हैं जी? स्मूथ। दूसरा होता है जिसे कहते हैं रफ। दूसरा को क्या कहते हैं? रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जी। चलिए इधर चित्र बनाता है, समझिए। ये ऐसी ही संरचना की जालनुमा होती है। इसको दो भागों में बांटिए, एक भाग हो गया आपका स्मूथ और दूसरा भाग हो जाएगा रफ। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर दानेदार गुच्छे की तरह संरचना होती है। उस संरचना को ही हम कहते हैं, इसके एक भाग को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं बबुआ साहब? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है जी? तो कहिएगा अंतः प्रदव्य जालिका के रफ वाले भाग में गुच्छे की तरह एक संरचना होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। और ये अपना क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात अगर कोई पूछेगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण सारे शरीर का राइबोसोम ही करता है। कोई दिक्कत? अब इसका एक भाग ये जो चिकना है, ये क्या है जी? ये फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? चर्बी का। आपके शरीर में चर्बी कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सभी की देखरेख यही करता है। इसका नाम है स्मूथ, मतलब चिकन, यानी चिकना। चिकना होगा तो चिकन वाला चीज यानी फैट का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपका एक टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है क्या चीज? गोल्जी बॉडी का नाम होता है जी। ये था दो, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। अब ये हो गया पांचवा, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का है जी? तो कहिएगा इसकी खोज कैमिलो गोल्जी किया है। कौन किया है जी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने ये खोजा था। कैमिलो गोल्जी का खोजे थे? अपने कोशिका में एक अंग है जी जो सारे एनर्जी को लेगा और जिसको जिसको जरूरत होगा बांट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमको जहां पे कोशिका के एनर्जी का ज्यादा लगेगा, सारे कोशिका जो बना के रखे हैं, कोई काम करना है उसको लेके चला आएगा और लाके पहुंचा देगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन की खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी बोले थे कि यही अपना है जो परिवहन कराएगा। जो क्या कराएगा वो? तो परिवहन कराएगा। तो कोशिका के अंदर परिवहन कौन कराता है? तो याद रखिएगा कैमिलो गोल्जी करवाता है। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को, समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है लाइसोसोम। क्या नाम आता है जी? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है जी? इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहते हैं बबुआ? आत्महत्या की थैली। इसकी खोज कौन किए थे? क्रिश्चियन डी डूबे नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे जी? क्रिश्चियन डी डूबे। इसका नाम है डी डूबे, मतलब लेके डूब जा, लेके डूब जा, इसका नाम है जी डूबे। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस ससुरा खुद तो मरता है, सबको मार देता है। एक नाम है डूबे, लेके डूब जाओ, लेके क्या हो जाओ जी? डूब जाओ। तो इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे नामक वैज्ञानिक किए थे और बोले थे कि भाई यही लाइसोसोम है जो कोशिका को मारेगा, कोशिका को मारेगा। ये बातें समझ में आ रही है? कोशिका को मारने वाला अंग कौन सा है कोशिका का? तो वह कहिएगा लाइसोसोम है। इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो कहिएगा इसके अंदर पूर्ण पाचक एंजाइम होता है, जिसे यानी कि जल अपघटक एंजाइम होता है, जो कोशिका को गलाने की क्षमता रखती है, जो कोशिका को गलाने की क्षमता रखती है। यह है अपना लाइसोसोम, यह है अपना लाइसोसोम। तो इस किसी को कोई दिक्कत? लाइसोसोम क्या है? इसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है बाबू साहब? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी से बोलो बाबू साहब, सबको समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया अब हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है जी? चंद्र बिंदु ना रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया सबको समझ में आ रहा है जी? ये होता है कोशिका द्रव में बिखरा हुआ, कोशिका द्रव में बिखरा हुआ। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था बबुआ? अल्टमैन। अल्टमैन ने इसको खोजा था और कहा था कि कोशिका द्रव में बिखरा हुआ कुछ है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा जी? ऊर्जा बनाएगा। सॉरी,
ये क्या करेगा जी? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाएगा। शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात इसे पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए आप लोग समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम, देखिए ये भी एक सेल की तरह होता है, इसमें भी द्रव है, ठीक है। इसकी बाहरी जो झिल्ली होती है इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रिस्टी। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो द्रव कोशिका द्रव की तरह होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी। इसी में होता है क्या चीज? उपस्थित होगा अपना डीएनए। इसके पास अपना डीएनए है। पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सबको समझ में आ रही है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यही ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को तोड़ता है, ऑक्सीडेशन करेगा और बनाएगा। क्या बनाएगा? तो एनर्जी। क्या बनाएगा जी? एनर्जी। ये काम कैसे करता है? ईटीपी इसमें होता है। ये सब काम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मिलेगा 11th क्लास में। ये 11th क्लास में पढ़िएगा कि एनर्जी बनता कैसे है, ठीक है। ये बनाता है एनर्जी, ऑक्सीजन को तोड़ता है, एनर्जी बनाएगा, इसलिए इसे हम पावर हाउस एंड ऊर्जा गृह कहेंगे। कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया सबको समझ में आ गया जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? सबको समझ में आ रही है ना? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसमें चलता है क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक किए थे, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इस साइकिल का नाम ही पड़ गया क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसी क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप ऊर्जा बन रही है शरीर के अंदर। कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? चलिए ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। अब आप लोगों का लवक बचेगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक जो है वो बचेगा। लवक के बाद आपका तारक काय बचेगा। तारक काय के बाद केंद्रक बचेगा। केंद्रक के पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर ही समाप्त हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग बिल्कुल आधा पढ़ लिए। आप लोग दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बिल्कुल जोश से हम आप लोगों को जब पढ़ा रहे हैं आप लोग भी पढ़िए और हमें फुल सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो को हम बनाएंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने अंदर सुधार करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।